हेलो स्टूडेंट्स, वेदा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं के कुमार पाटीदार। आज हम केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हमने परमाणु की संरचना के जो संबंधित मॉडल हैं उन मॉडल्स को हम देखेंगे। पिछली क्लास में हमने जो परमाणु से संबंधित एटॉमिक जो मूलभूत कण हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। जिन विद्यार्थियों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा हो वह वेदा करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम परमाणु से संबंधित जो भी मॉडल्स दिए गए हैं, जो भी मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं, उन मॉडल की हम चर्चा करेंगे, उन मॉडल के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एटॉमिक मॉडल कौन कौन से मॉडल्स दिए गए हैं। तो उसमें पहला नाम आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। एक आता है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एक नाम आता है नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल, जिसे बाद में मॉडिफाइड होकर इसे मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इन तीन मॉडल्स की स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला क्या आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब यहाँ से आगे हम थॉमसन के परमाणु मॉडल को जब देखते हैं तो यहाँ से आपको इसके अन्य नाम क्या है, अन्य नाम। तो एक नाम आता है प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन। इन नामों से ये जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसे प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। जब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इस मॉडल में क्या दिया गया है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, तो हम एक गोलाकार संरचना, इसमें कुछ प्लस चार्ज और इनके बीच में कुछ नेगेटिव चार्ज, इसे आप तरबूज के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे तरबूज में जो खाने योग्य भाग होता है वह यहाँ पर प्लस चार्ज, धन आयन, पॉजिटिव चार्ज है, और जो इसमें आपको नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं यह तरबूज का जो खाने योग्य भाग तो आपका प्लस चार्ज हुआ, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज मतलब जो बीज होते हैं वह बीज जो होते हैं इसमें धसे हुए होते हैं। प्लस चार्ज के बीच में क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। तो वो आपके इस मॉडल के अकॉर्डिंग यह था। लेकिन ये मॉडल ज़्यादा परमाणु के बारे में नहीं बता पाया, इस कारण से यह मॉडल जो आपका है यह मॉडल ज़्यादा सफल नहीं हो पाया था। अब जब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड के जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था इसमें इन्होंने क्या बात कही थी, क्या इनके मेन पॉइंट्स थे, उनको हम स्टडी करते हैं। अब हम जब यहाँ पर इस मॉडल को देखते हैं तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी रेडियोएक्टिव जो पदार्थ होता है, जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके नाभिक, उनके परमाणु के नाभिक क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। अब स्टेबल नहीं होते हैं तो वह अपने से अल्फा, बीटा और गामा इन किरणों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो इन किरणों के उत्सर्जन से उनका जो नाभिक होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, स्थायी होता है। अब रेडियोएक्टिव जो पदार्थ, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में उन्होंने क्या किया, अल्फा किरण की बौछार करवाई। यहाँ पर अल्फा किरणों की बौछार करवाई। यहाँ से जैसे ये अल्फा किरणें गई परमाणु में, अब यहाँ पर केंद्र में क्या, नाभिक। तो अधिकतर जो रेस थी या जो अधिकतर किरणें थी तो वह किरणें सीधी निकल गई, और कुछ किरणें जो थी, कुछ किरणों में विचलन हुआ। अब विचलन क्यों हुआ हम इसके निष्कर्ष में हम देखेंगे। और बहुत कम जो रेस थी, बहुत कम किरणें थी, वह जिस दिशा से गई थी
उसी दिशा में क्या हुई, पुनः लौट आई। ठीक है, अब इससे क्या कंक्लूजन निकला, तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि अधिकतर जो रेस थी या जो अधिकतर किरणें थी सीधी निकलने का कारण यह था कि यहाँ पर क्या, खोखला भाग, नाभिक जो आपका परमाणु, उसमें परमाणु में क्या, खोखला भाग होना उसका था। और कुछ जो रेस में डेविएशन हुआ या विचलन हुआ, तो विचलन का कारण क्या, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्फा जो किरणें होती हैं वह क्या, पॉजिटिव चार्ज होता है, उन पर प्लस चार्ज होता है, और यहाँ केंद्र में क्या है आपका प्लस चार्ज। तो आपने कहीं ना कहीं स्टडी किया होगा कि जब प्लस पॉजिटिव जब होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण या रिपल्सन होता है। या फिर जब नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो भी क्या होता है, उनके बीच में प्रतिकर्षण या रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं एक दूसरे के पास है, तो वो क्या होता है, उनमें आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या हमने देखा कि अल्फा किरणें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और केंद्र में जो सेंटर में है न्यूक्लियस, उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस कारण से क्या हुआ कि विचलन हुआ। लेकिन बहुत कम जो किरणें थी वह जिस दिशा से आई उसी दिशा में लौट गई। अब लौटने का कारण क्या, कि नाभिक का भारी और छोटा होना। यहाँ पर क्या था, नाभिक का एरिया भी कम और बहुत छोटा और भारी होना। तो भारी होने के कारण उससे रेस या किरण टकराई और जिस दिशा से आई वापस उसी दिशा में लौट गई। अब जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हेडिंग आती है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से हेडिंग से प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न, नाभिकीय परमाणु मॉडल किस विद्वान के द्वारा दिया गया? तो आंसर क्या आता है, रदरफोर्ड। आपको यहाँ पर याद रखना है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने दिया? तो रदरफोर्ड ने दिया। अब इसके हम पॉइंट्स देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। इसके कितने भाग हैं? तो इसके दो भाग हैं। एक भाग है नाभिक और दूसरा कक्षा। अब नाभिक क्या होता है? तो जो नाभिक होता है वह धन आवेशित, अति सूक्ष्म धन आवेशित होता है तथा परमाणु के केंद्र में होता है। ये मैंने परमाणु बनाया, परमाणु का केंद्र हुआ नाभिक, और यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जब मैं कक्षा की बात करता हूँ तो नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र या जो एरिया जो है, जहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये नाभिक की चारों ओर क्या है, ये नाभिक, इसके चारों ओर का जो एरिया जहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने दो भाग देखे, एक नाभिक एक कक्षा। नाभिक क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, अति सूक्ष्म होता है, केंद्र में होता है, और कक्षा मतलब जहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो नाभिक के जो परमाणु है उसका कुल धन आवेश कहाँ पर और संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर होता है? तो केंद्र में होता है। नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन जहाँ रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाता है, ऑर्बिट। तो अलग अलग कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं और रिवॉल्व करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। सामान्य अवस्था में जो परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, विद्युत उदासीन कण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड मॉडल की कमियाँ, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो परमाणु के स्थायित्व के संबंध में इन्होंने
कहा है इनकी जो कमियों में जाता है स्टेबिलिटी के संबंध में, कि परमाणु स्थायी नहीं रह सकता। स्थायी क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है उसमें कमी होने के चांस हैं, ह्रास होने के चांस हैं, डिक्रीज होने के चांस हैं। तो डिक्रीज होने के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है कि नाभिक में गिर सकता है। तो इसकी स्टेबिलिटी के संबंध में क्या है, इनका कमी है, इनकी कमी है कि स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। जब हम स्पेक्ट्रम की नेक्स्ट पॉइंट में स्पेक्ट्रम की बात करते हैं कि इनके स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो सतत न होकर रेखीय होते हैं, लीनियर होते हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो स्पेक्ट्रम की व्याख्या स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जब हम यहाँ से आगे की ओर देखते हैं तो नेक्स्ट है, एक हेडिंग आती है कि परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या, यहाँ पर आपको एक वर्ड याद रखना है कि प्रोटॉन की संख्या, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है और इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। और परमाणु संख्या जो होती है किसके बराबर? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर या फिर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर या फिर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या कहलाती है? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। जब हम यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टर्म आती है आपकी न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। अब यहां से आपको याद रखने वाली बात है कि न्यूक्लियॉन्स वर्ड जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, इनके कॉम्बिनेशन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? तो आंसर आता है न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन को आप P से प्रदर्शित करते हैं, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। और जब मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो न्यूट्रॉन को मैं N से डिनोट करता हूं और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। जब न्यूट्रॉन की बात करते हो तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को एक साथ क्या कहा? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। जब हम यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर एक फॉर्मूला A = Z+N। यहां पर A क्या है? A आपका द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। जब मास नंबर के फॉर्मूले की बात आती है तो Z+N। Z क्या है? प्रोटॉन की संख्या, और N क्या है? आपके न्यूट्रॉन्स की संख्या। अब यहां पर आपको तत्व को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, इसके लिए आपको यहाँ पर सिंबल दिया है X, Z, A। अब यहाँ पर X जो है आपका तत्व का प्रतीक, Z जो है वो आपकी परमाणु की संख्या, और A क्या है? आपका द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। अब अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिया सोडियम, सोडियम एक तत्व, यहाँ पर आपको सोडियम में Na, A कैपिटल नहीं होगा, यहाँ A क्या होगा? स्मॉल होगा। Na एटॉमिक नंबर क्या? 11। Z जो है आपका एटॉमिक नंबर डिनोट करता है, और एटॉमिक नंबर इसका 11, परमाणु की संख्या, एटॉमिक नंबर परमाणु की संख्या। जब मास की बात करते हैं तो इसका मास होता है 23। A द्रव्यमान संख्या कितनी? 23, रिप्रेजेंट करने का तरीका। जब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं क्लोरीन का लेता हूं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इसका मास 35.5 होता है। ठीक है। तो मास कहाँ? ऊपर, द्रव्यमान संख्या और एटॉमिक नंबर नीचे। तो आपका क्लोरीन, किसी भी तत्व को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ये हमने इसमें देखा। ठीक है। अब यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक टर्म आती है समभारिक, आइसोबार। अब यहां पर आपको हिंदी में कहीं ना कहीं आपने संधि का चैप्टर पढ़ा होगा। उस चैप्टर को
उस रूल को अप्लाई करके यहाँ पर शब्द को तोड़ो। तो यहाँ पर क्या होगा, समभारिक में सम से निकला समान और भारिक मतलब भार। तो जिसमें क्या हो, समान हो क्या, भार, मतलब द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, और परमाणु की संख्या क्या हो, भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या क्या हुई, समान, परमाणु की संख्या क्या है, भिन्न। तो किसमें जाएगा आपका, समभारिक आइसोबार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन, इनके एटॉमिक नंबर क्या, कार्बन का 6 C6 14 और नाइट्रोजन का N7 14। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो परमाणु की संख्या क्या है, अलग अलग है, और इनके जो द्रव्यमान संख्या है वह क्या है, द्रव्यमान संख्या आपकी 14 सेम है। जब आइसोटॉप की बात करते हैं, समस्थानिक की बात करते हैं, तो समस्थानिक क्या होता है कि इनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी, भिन्न। आइसोटॉप्स, यहाँ पर 2 आइसोटॉप्स दिए हैं, एक कार्बन का और एक क्लोरीन का। कार्बन के आइसोटॉप हैं कितने, कार्बन के 3 आइसोटॉप, एक है C612, C613 और C614। अब यहाँ पर तीनों का एटॉमिक नंबर या परमाणु की संख्या क्या है, समान है, लेकिन इनके जो मास या द्रव्यमान संख्या क्या है, डिफरेंट है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी, डिफरेंट, और परमाणु की संख्या क्या, समान। तो क्या हुआ, समस्थानिक आइसोटॉप। जब क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन में भी क्या आपका परमाणु की संख्या क्या है, 17 और इसके जो द्रव्यमान संख्या 35 और एक की 37, दोनों में क्या है, अंतर है, डिफरेंस है। तो आपका एक समभारिक हुआ, एक समस्थानिक। जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक टर्म आती है सम न्यूट्रॉनिक। यहाँ पर भी आप इसे संधि वाले चैप्टर से अगर आप इस शब्द को तोड़ो तो सम न्यूट्रॉनिक किस में टूटेगा, सम मतलब समान और न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो क्या हुआ, जहाँ पर न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो, समान हो, देखो न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है, समान है, और परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है, अलग अलग हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या होती है 11, मास होता है, द्रव्यमान संख्या होती है 23। जब मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है, परमाणु की संख्या होती है 12, और जब इसके मास की बात करते हैं तो मास जो होता है इसका 24 होता है। तो हम यहाँ पर जब न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालेंगे तो न्यूट्रॉन्स की संख्या जो होगी, मास या द्रव्यमान संख्या क्या है 23, माइनस इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी 11, बराबर क्या 12। 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। तो ये सोडियम के लिए निकला। जब मैं मैग्नीशियम की बात करूंगा तो 24 माइनस 12, 24 क्या है आपका द्रव्यमान संख्या है, और 12 क्या है आपके यहाँ पर परमाणु संख्या है। परमाणु में क्या है, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर 12 है। तो आपका 24 माइनस 12 क्या निकला 12। न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है, समान। तो आ गया आपका सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने मॉडल्स जो थे, एक थॉमसन एटॉमिक मॉडल और एक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो उनके बारे में हमने स्टडी की और या चर्चा की। ठीक है, और जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नील्स बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।